हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो हमने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 11th के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो वो टर्म्स जो कि आपने पहले कभी सुने नहीं है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने 6 अकाउंटिंग टर्म्स कर लिए थे, अभी हम 7 पे जा रहे हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सारे जो काम आएंगे वो कराऊंगा। रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स क्या होता है? सिंपल नाम से रिसिप्ट का मतलब क्या? पैसे रिसीव करना, ठीक है। रिसिप्ट्स दो तरह की होती है। रिसिप्ट्स दो तरह की होती है अकाउंट्स में। एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक कहलाते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अब सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या मतलब होता है? रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मतलब ये, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि भाई बेकरी की शॉप है आपकी, तो बेकरी के लिए, बेकरी शॉप के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? केक बेचना, पेटीज बेचना, पेस्ट्री बेचना, बिस्किट्स बेचना, जो भी बेकरी का सामान है वो बेचना, या फिर कोई आउटडोर कैटरिंग सर्विस देना बेकरी की, इन द सेंस कोई शादी ब्याह में, कोई पार्टी में अपनी सर्विस देना। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। तो इससे जो पैसा उसको मिल रहा है वो सब कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कब होगी? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विस, और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से मतलब ये है, यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, जैसे कि आपके बिजनेस ने, आपके बिजनेस में सरप्लस फंड्स था, आपके बिजनेस ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, चाहे एफडी कराई हो, कोई शेयर्स लिए हो, कोई डिबेंचर, मतलब बेसिकली कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी आपके लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब होती रहती है। तो इंटरेस्ट जो है हर महीने होता रहता है, आपकी गुड्स बिकते रहते हैं, सर्विस आप देते रहते हो, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिकरिंग नेचर रहता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सामान बेचना, अपनी सर्विस देना, कोई भी बिजनेस के रिसोर्सेज से अगर किसी तरह की कमाई आ रही है, वो सब क्या हो गया है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गया। दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट में इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर मतलब कभी कभार ही होती है, हर रोज जैसे होती नहीं रहती है। ये क्या करेगी? या तो आपकी इंक्रीज करेगी लायबिलिटी, आइदर दे विल इंक्रीज लायबिलिटी और दे रिड्यूस योर एसेट्स। या तो लायबिलिटीज बढ़ा देंगी या फिर एसेट्स को रिड्यूस कर देंगी। जैसे कि या तो आपका पैसा आपने लिया, आपने बैंक से लोन लिया, तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। इससे क्या हो गया? आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, अब आपको पैसा चुकाना है। क्लियर है? या फिर आपने अपनी बिजनेस की कोई एसेट एसेट जो है, मशीनरी या कुछ भी, वो बेच दिया, तो ये बेचना आपके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। एसेट्स को बेचना आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। वो आपने बेच दिया, पुराना हो गया होगा, अगर उससे जो पैसा मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये हो गया हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स। बैंक लोन टेकन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मशीनरी सोल्ड, एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर की ओर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा करना, ठीक है। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। आपने कोई गुड्स खरीदा, आपने किसी सर्विस ली, आपने कोई एसेट खरीदा, इनके ऊपर जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इस खर्चे को क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। ये खर्चा भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेंड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिकरिंग इन नेचर, और इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स बेनिफिट इज रिसीव्ड, बेनिफिट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। जिस साल में आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसी साल में इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है आपके पास, आपका एम्प्लॉय, उसको आप हर महीने सैलरी दे रहे हो, तो बेसिकली आपको उस सैलरी का बेनिफिट ड्यूरिंग दैट मंथ ही मिल जाता है। मतलब आपको बेनिफिट मिल गया एक महीने का, आपने सैलरी दे दी, तो आपने साल भर में जो भी सैलरी दी उसका बेनिफिट आपको मिल चुका है। आपने साल भर में जो भी रेंट पे किया है आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का, उसका बेनिफिट आपको मिल चुका है। आपने कोई भी बिजली का बिल दिया है, आपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, तो अगेन आपको, आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर लिया, आपको उसका बेनिफिट मिल चुका है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या है? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर ही मिल जाता है हमें। क्लियर है? एक साल के अंदर ही, भीतर ही मिल जाता है। एग्जाम्पल के अंदर सैलरी पेड, रेंट पेड, गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है जी, बात खत्म हुई, समझ में आता है। दूसरा आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बोले सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो पहली बात तो नॉन रिकरिंग होता है, कभी कभार होता है। दूसरी बात, इसका बेनिफिट जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। इसका बेनिफिट जो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बेकरी शॉप में एक ओवन खरीदा,
पिज्जा बनाने के लिए क्या खरीदा? ओवन। अब उस ओवन की लाइफ जो है 5 साल, 10 साल, 7 साल, 15 साल जो भी होगी, तो उसका बेनिफिट जो है आपको 5, 10, 15 साल में मिलने वाला है। उसका बेनिफिट जो है आपको 5, 10, 15 साल में मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिल रहा है। दूसरी बात, ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो परचेज ऑफ एसेट्स और इंप्रूविंग एसेट्स जो कि आपकी इंक्रीज कर रहा है अर्निंग कैपेसिटी को, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी भी एग्जांपल हमने दे दिया, बेनिफिट जो लंबे समय तक मिलता रहेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इन एक्सपेंडिचर्स का जो इंपैक्ट है वो कहां आएगा? इंपैक्ट आएगा बैलेंस शीट में। कहां आएगा? सबसे इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इनका इंपैक्ट आता है बैलेंस शीट में। ये शो होंगे कहां पे? बैलेंस शीट में। ये कहां शो होंगे? बैलेंस शीट में। और अगर इसकी बात करें तो ये कहां शो होंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां शो होंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो करंट ईयर का आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है उसमें काम आएंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये शो होते हैं बैलेंस शीट में, बेसिकली एसेट्स वगैरह जो भी आपके वहां पे शो होते हैं। आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा फटाफट, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। नाउ कम टू अनदर ट्रांजैक्शंस, अनदर अकाउंटिंग टर्म, दैट इज 9 टर्म, जो कि है हमारा परचेजेस। परचेजेस का सिंपल सा मतलब तो हम समझते हैं खरीदना, हम खरीदने को परचेज बोलते हैं। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में परचेज का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है? विच आर परचेज आइदर फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज टू बी सोल्ड, और फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। ठीक है, वो सामान जो आप रीसेल वापस बेचने के लिए खरीद रहे हो, या फिर आप उससे कुछ गुड्स बनाने के लिए खरीद रहे हो, उसको रॉ मटेरियल, उसको हम परचेजेस बोलते हैं अकाउंटिंग में। क्लियर है? देन आता है 10th, परचेजेस रिटर्न। जो आपने सामान खरीदा था गुड्स सेल करने के लिए, या मतलब जो गुड्स आपने खरीदे थे सेल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको आप वापस रिटर्न कर रहे हो। उनको क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। तो रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज अर्लियर इज कॉल्ड परचेजेस रिटर्न। तो आप उनको लौटा रहे हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी वो डिफेक्टिव थे, मे बी वो अप टू नोट ऐसे नहीं थे कि जो आपको मतलब आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, कुछ भी रीजन XYZ, कुछ भी रीजन हो सकता है, ओवर प्राइस थे, कुछ भी मान लो, रीजन जो भी हो, बिजनेस ने अगर कोई सामान लौटाया है वापस, उसको बोलेंगे परचेजेस रिटर्न। फिर आता है सेल्स। अब अगेन नॉर्मल लाइफ में क्या है? नॉर्मल लाइफ में सेल मतलब क्या है? सामान बेचना। पर अकाउंटेंसी में सेल्स का मतलब सामान बेचने का मतलब, जैसे कि हम लोग तो समझते हैं ना कि कुछ भी बेचेंगे सब कुछ सेल्स है, पर अकाउंटेंसी में सेल्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स को बेचना है। सेल ऑफ गुड्स। इससे मतलब क्या है गुड्स? भैया नोट एसेट्स। पॉइंट क्या है? नोट एसेट। अगर आप एसेट को बेच रहे हो वो सेल नहीं कहना, सेल्स नहीं कहलाती है। सेल्स कहलाती है सेल ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स का मतलब जो आपने खरीदे थे रिसेल पर्पस के लिए। क्लियर है? तो पॉइंट क्या हुआ? हमने अगर कुछ, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं उसका कारण भी समझिएगा। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो जब हम गुड्स को परचेज करेंगे या फिर गुड्स को सेल करेंगे, तो हम जो टर्म यूज करेंगे वो परचेजेस और सेल्स करेंगे। अदरवाइज अगर हम कोई एसेट को खरीदते हैं बेचते हैं तो वहां पर हम एसेट का नाम यूज करते हैं। मान लो अगर आपने मशीनरी को खरीदा है तो हम जो एंट्री करते हैं वो मशीनरी नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने मशीनरी को बेचा है तो हम मशीनरी नाम से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब आप बहुत सारे गुड्स खरीदते हो तो आप उनको एक कॉमन टर्म देते हो जिसको बोलेंगे परचेजेस और सेल्स। अगर गुड्स खरीद रहे हो परचेजेस और गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स। तो ये समझना जरूरी हो गया। देन सेल्स रिटर्न मतलब जो आपने गुड्स को बेचा था वो कस्टमर ने वापस लौटा दिया। जो आपने गुड्स को बेचा था वो कस्टमर ने वापस लौटा दिया, ये होगी सेल्स रिटर्न। 13th आता है हमारा स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री, तो किसी पर्टिकुलर डेट पे जो भी गुड्स आपका बिका नहीं, अनसोल्ड है, वो स्टॉक कहलाएगा। या फिर गुड्स अनयूज्ड, यूज नहीं हुआ अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री कहलाएगा। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक हम कहें, एक तो ओपनिंग स्टॉक, दो रेफरेंस में बात करेंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग और क्लोजिंग से मतलब क्या है? ईयर की बिगिनिंग में, ईयर की बिगिनिंग में जो होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ईयर के एंड में होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये बात हो गई, या ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तीसरी चीज ये कि इन्वेंट्री जो 3 चीजों की होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड। जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है वो तो हमारा स्टॉक हो गया। अदरवाइज रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश। रॉ मटेरियल मतलब कि आपने जो सामान खरीदा था फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, वो यूज नहीं आया, तो वो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल।
देन ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो भी टर्म यूज, जिस भी दिन आप उसको देख रहे हो, अगर ओपनिंग ईयर की बिगिनिंग में देख रहे हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री, और ईयर के एंड में देख रहे हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो जिस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। सेमी फिनिश का मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और जैसे कि आप मार्कर बना रहे हो, तो आपने ये बना लिया, ये कवर बना लिया, ये ऊपर का कवर भी बना लिया, इसके अंदर का वो भी बना लिया, ढक्कन नहीं बनाया, निप नहीं बनाई, तो ये पूरा मार्कर नहीं बना, तो ये सेमी फिनिश्ड, मतलब कि जो गुड्स जो है वो कंप्लीटली नहीं बना है, आधा अधूरा बन गया है। अगर ऐसी कुछ चीजें तो उनका स्टॉक कितना है वो भी क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। सो ये होगी सिंपल सिंपल बात है। देन एक टर्म आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट जो आपको रिसीव करना है। बेसिकली आपने उधार में सामान बेचा है या सर्विस दी है, जो अमाउंट आपको रिसीव करना है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। आपने या तो गुड्स या सर्विस को आपने जो है उधार में दिया है, तो आपको पैसा मिलने वाला है, इसलिए उसको बोलते हैं अमाउंट रिसीवेबल। अब इसमें दो लोग होते हैं, इसमें दो बातें होती हैं, एक तो कहलाता है डेटर, दूसरा कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। एक तो कहलाएगा डेटर, दूसरा कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। डेटर मतलब वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, जिसको आपने गुड्स उधार बेचे हो या सर्विस उधार में रेंडर की हो। मतलब कि आपने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, उधार में आपने उसको ये सर्विसेज दी या फिर गुड्स को बेचा, तो उसको बोलेंगे डेटर। आपने किसी को उधार में सामान दिया, आप बेकरी की शॉप है, आपका दोस्त आया, बोला भाई बर्थडे आ रहा है मेरी फ्रेंड का, मुझे चॉकलेट का डिब्बा दे दे 500 रुपए का, मैं तुझे 2-4 दिन बाद दे के जाऊंगा, तो ये हो गया डेटर। आपने उसको उधार में सामान दिया, ये क्या हो गया, डेटर। आपको उससे पैसा रिसीव करना है फ्यूचर में, क्लियर है, तो ये हो गया डेटर। अब क्या होता है, बिल रिसीवेबल, दूसरा क्या आएगा, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, अमाउंट ऑफ विच विल रेंट रिसीव्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। अब मान लो आपका जो दोस्त था उसने आपसे सामान ले लिया, आपने कहा कोई बात नहीं, तो भैया सामान ले जा, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया डेटर। लेकिन आप क्या बोलते हो, जैसे वो जानने लगा, रुक भैया रुक, इधर आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आपने कहा एक काम कर, मुझे ये बता, मैं बोलता हूँ कि सामान का पैसे 2-4 दिन बाद मत दे, 15 दिन बाद दे। उसमें लिख दिया आपने, उसका नाम लिख दिया, पता लिख दिया, स्टैंप लगा दी कि 15 दिन बाद दे, तू देगा ऐसा मुझे साइन करके दे। उसने उस डॉक्यूमेंट को साइन करके दिया कि ठीक है, वो आपको पैसा 15 दिन बाद लौटा देगा। वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक लीगल उसकी एप्लीकेशन है, बेसिकली वो लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब आप उसको कानूनन तौर तरीके से बाध्य कर सकते हो पैसा वापस लौटाने के लिए, वो मुकर नहीं सकता वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। उसने आपको एक्सेप्टेंस दी, आपको आपके हैंड में है वो, तो बेसिकली आपको उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा, तो वो कहलाएगा, कागज क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। और अगर वो बिल्स रिसीवेबल आप उसको नहीं देते, नहीं लेते उससे, तो क्या होता, वो आपका कहलाता डेटर। क्लियर है, तो ये क्लियर चीजें हो गई मेरे हिसाब से, आप देखिए इनको लिख लीजिएगा। नाउ कम टू अनदर अकाउंटिंग टर्म, दैट इज ट्रेड पेएबल। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल हमने समझा कि किसी को हमने सामान जो है, गुड्स जो है उधार में बेचे या फिर सर्विसेज उधार में दी, तो उससे पैसा हमें रिसीव करना है, तो वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ऐसी ट्रेड पेएबल्स क्या है, जब हमने उधार में गुड्स खरीदे या फिर किसी सर्विस ली तो हमें उसको पैसा पे करना है, तो वो हमारे लिए कहलाते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में दो चीजें रहेंगी, एक तो रहेगा क्रेडिटर और एक रहेगा बिल्स पेएबल। क्रेडिटर मींस द पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम गुड्स और सर्विसेज आर परचेज ऑन क्रेडिट, वो इंसान या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि हमने गुड्स या सर्विस उधार में ली है। मतलब आपकी बिजनेस ने किससे अगर गुड्स या सर्विस उधार में ली है, तो वो पर्सन, सामने वाला जो बंदा होगा, वो आपके लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि बिजनेस के लिए आपने, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप बेकरी की आपकी शॉप थी और आपके बेकरी का नाम है XYZ बेकरी। XYZ बेकरी ने बिस्किट्स खरीदे ब्रिटानिया से 10,000 रुपए के, उधार में, क्रेडिट में, उधार में। तो जो ब्रिटानिया जो है वो उसके लिए क्या हो गया, जिसने भी बिस्किट बेचे, मान लो वो मिस्टर राम ने हमें बेचे हैं, मिस्टर राम जो है वो ब्रिटानिया का होलसेलर है, तो उनसे हमने बिस्किट उधार में खरीदे, तो जो राम है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रेडिटर। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब राम ने से उधार में बिजनेस, मतलब राम से जब उधार में गुड्स खरीदे गए, तो राम ने कहा कि रुको भैया, तुम गुड्स लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं, पैसे 2 महीने बाद दोगे, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये लिखा हुआ है, इसमें आप है ना साइन कर दो कि आप मुझे 2 महीने बाद पैसे दोगे। तो अगेन हमने साइन कर दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये हमारे लिए क्या है,
बिल्स पेबल। राम के लिए है बिल्स रिसीवेबल क्योंकि उसे इसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा। हमारे लिए कहलाता है बिल्स पेबल क्योंकि हमें इसके अगेंस्ट में पैसा पे करना है। अब मिस्टर राम को हम पैसा पे नहीं करेंगे, पैसा पे करेंगे उस डॉक्यूमेंट को। तो जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा तो उसके अगेंस्ट में हमें पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली जो क्रेडिटर है उसको हमने अपनी एक्सेप्टेंस दी, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए हो गया बिल्स पेबल, या वो क्रेडिटर हमारे लिए क्या बन गया है, बिल्स पेबल। उसको हम क्रेडिटर तरह ट्रीट नहीं करेंगे, वो हो गया हमारे लिए बिल्स पेबल। उस पर जो डेट लिखी उस डेट पे हमें पैसा पे करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया बिल्स पेबल का। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन टू ए क्रेडिटर। आपने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस दी है क्रेडिटर को तो आपके लिए वो कहलाएगी बिल्स पेबल, वो बिल कहलाएगा बिल्स पेबल। देन आता है बहुत इंपॉर्टेंट बैड डेट। बैड डेट भैया आपका जो दोस्त था ना जो आपसे चॉकलेट उधार में लेके गया था अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे, वो आपके पैसे खा गया। अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। आपका डेटर था वो, आपने उसको उधार में गुड्स बेचा, वो आपका डेटर बना। अब वो है जो है आपको पहचानने से मना कर रहा है। आप उसके पास जाते हो, बोलता है कौन भैया कौन, मैं जानते ही नहीं तुम्हें। तो आपने हर तरह के अपने एफर्ट्स लगा लिए, उसको धमका लिया, डरा लिया, जो भी आप उससे रिक्वेस्ट करते हाथ जोड़ लिए, जो भी करना था कर लिया, वो पैसे नहीं करा, वो बन गया आपका क्या, बैड डेट। क्या करा है वो, बैड डेट और बैड डेटर। क्लियर है? तो डेटर जो बैड हो गया वो हो गया हमारा बैड डेट। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब पर्सन हु बिकेम बैंकक्रप्ट दैट इज नॉट एबल टू पे हिज डेट। वो इंसान जो कंगाल हो गया है, वो इंसान जो कंगाल घोषित हो गया है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका आप सब उसको बेच दो ना तो भी वो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, वो कहलाता है इंसॉल्वेंट। क्लियर है? क्लियर है? सोलवेंट मतलब पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेट। जो आदमी अपना कर्जा चुका सकता है उसको सोलवेंट बोलते हैं, जो आदमी अपना कर्जा नहीं चुका सकता उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है? ये भैया अकाउंटेंसी है, यहाँ पर साइंस नहीं है कि तुम सोलवेंट का मतलब समझ लो कि जो कोई सॉल्यूशन है वो, ठीक है, कोई लिक्विड है, ऐसा नहीं। पॉइंट क्या है, जो आदमी पैसा चुका पाएगा उसको हम बोलेंगे सोलवेंट, जो पैसा नहीं चुका सकता हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेट इज इंसॉल्वेंट। अब पॉइंट ये है सर फिर बैड डेट क्या है, बैड डेट क्या है, तो बेटा बैड डेट होने के लिए सोलवेंट होना मतलब इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, सोलवेंट पर्सन भी बैड डेट हो सकता है। मतलब कि आपका जो दोस्त है ही इज एबल टू पे योर डेट पर वो नहीं पे कर रहा, उसकी नीयत खराब है तो वो बैड डेट बन गया। तो क्लियर है? तो बैड डेट जो है वो सोलवेंट भी हो सकता है, इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। ये क्लियर होगी बात? लेकिन अगर इंसॉल्वेंट आप हो ना तो आप कंफर्म बैड डेट बनोगे। पॉइंट ये है कि इंसॉल्वेंट तो बैड डेट होता ही है, जो आदमी आपका पैसा पे ही नहीं कर पाएगा वो तो बैड डेट है ही है, पर ये जरूरी नहीं है कि बैड डेट जो है वो इंसॉल्वेंट ही होगा। सो बैड डेट का इंसॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंसॉल्वेंट जो है वो 100% बैड डेट होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इंसॉल्वेंट जो है कंफर्म बैड डेट बनेगा, कंफर्म बैड डेट बनेगा आपके लिए, बिजनेस के लिए। कोई अगर इंसॉल्वेंट हो गया आपका डेटर तो बैड डेट बनेगा। लेकिन बैड डेट का होना सोलवेंट और इंसॉल्वेंट दोनों हो सकते हैं। समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि बैड डेट है तो इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट है, नहीं। बैड डेट है इसका मतलब जरूरी नहीं वो इंसॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन वो आप उसकी नियत नहीं आपका पैसा चुकाने की, तो वो पैसा नहीं चुका रहा है, इसलिए वो बैड डेट कहला रहा है। ठीक है, तो बैड डेट जो है वो कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है और इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। देन कम टू गेन और प्रॉफिट, दो बातें हो रही। गेन का मतलब बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका काम है बेकरी शॉप आपकी, आप बिस्किट बेचते हो, तो बिस्किट बेचने से नहीं, अगर आपने कुछ और चीज बेच, मान लो आपने अपना ओवन पुराना हो गया उसको बेच दिया, उसको बेचने से आपको जो पैसा मिला, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला जो भी, वो कहलाएगा गेन। वो क्या कहलाएगा? गेन। सो हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे अगर हमें कुछ पैसा हम कमा रहे हैं, वो गेन नहीं होता, गेन इंसिडेंटल होता है। गेन क्या होता है? इंसिडेंटल एक्टिविटीज से होता है। गेन इंसिडेंटल एक्टिविटीज टू बिजनेस से होता है, मतलब हमारी कोर एक्टिविटी नहीं होती। क्लियर है? तो प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर गेन्स। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और प्रॉफिट क्या होगा? अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के प्रॉपर आपके कोर एक्टिविटी है उससे जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो अगर टोटल खर्चों से ज्यादा हो जाए, मतलब आपने रेवेन्यू जो है वो आपको मिला 100 रुपए और आपके खर्चे हुए 80 रुपए, तो 20 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये आपके अकाउंटिंग टर्म्स है कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आने वाले हैं। इन्हीं के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे एंड करूंगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब समझ में आ ही गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।